अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फराज साहब बेटी की शादी करके फ़ारिग हुए तो नौकरी करने की हिम्मत ख़त्म हो गई। ये सोचकर रिटायरमेंट ले ली कि अब बेटों के साथ गुजारा कर लेंगे। रिटायरमेंट का पैसा मिला तो बड़ा बेटा इन्हें अपने साथ ले गया। चंद दिनों में उसने बाप का सारा पैसा हासिल किया और फिर बूढ़े बाप को घर से निकाल दिया। छोटे बेटे भी ना रखा। मजबूरन बेटी अपने साथ ले गई। फिर कुछ चंद दिनों के बाद ही दामाद ने भी जलील करके घर से निकाल दिया। वो बेयारो मददगार सड़क पर बैठे थे कि जब अचानक फराज साहब थके हारे कुर्सी पर सर टिकाकर बैठ गए थे। आंखें बंद की तो थकन से सारा जिस्म चूर चूर महसूस होने लगा और फिर आंखों के सामने उनकी मरहूम बीवी का अक्स धुंधलाया तो खुद ब खुद दो आंसू आंखों से बहते हुए कंधे पर जज़ब हो गए। वो धीरे से कहने लगे, देखो शर्मिला, मैंने आज अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। सारी जिम्मेदारियां पूरी हुई। तुम्हारे दोनों बेटों की शादी तो मैं पहले ही कर चुका था और आज मैंने तुम्हारी लाडली को भी रुखसत कर दिया है। उनकी बात सुनकर शर्मिला का धुंधला सा चेहरा मुस्कुरा उठा था। फराज साहब ने आंखें खोली तो शर्मिला इर्द गिर्द नहीं थी। उनकी बीवी उनकी मोहब्बत सालों पहले इन्हें छोड़कर जा चुकी थी और 3 बच्चे उनके कंधों पर जिम्मेदारी की तरह थे। और आज फराज साहब ने अपनी तीसरी और आखिरी बेटी को रुखसत करके ख़ुद को सुरखरू महसूस कर लिया था। शर्मिला के आगे वह बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे थे। एक गहरी सांस भरते इन्होंने चारों तरफ देखा। वो छोटे से आंगन में बैठे थे। हर तरफ लाइनें लगी हुई थीं। छोटी बेटी की शादी में इन्होंने पूरे घर को बत्तियों से रोशन कर दिया था, लेकिन ये रोशनी उनकी ज़िंदगी में रंग नहीं भर सकती थी। उनकी ज़िंदगी में रंग और रौनक उनके बच्चों से थी। दोनों बड़े बेटे शादी होकर अलग हो चुके थे। नरमीन उनकी जान थी, इस घर की रौनक थी। आज वो भी चली गई थी। कुछ देर तक वो बेटी को याद करके आंसू बहाते रहे, शर्मिला के साए से बातें करते रहे, बेटे की शादी के किस्से सुनाते रहे और फिर थक हार कर अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे। अगली सुबह वो अपने वक़्त पर उठ गए थे क्योंकि वो एक सरकारी स्कूल के मास्टर थे और रोज़ सुबह 7 बजे घर से निकल जाना उनकी सालों पुरानी आदत थी। रात शादी के बावजूद भी वो वक़्त पर घर से बाहर थे, लेकिन आज स्कूल में उनका दिल नहीं लग रहा था। हर कोई इन्हें बेटी की शादी की मुबारकबाद दे रहा था। वो थके हारे निढाल से मुबारकबाद वसूल कर रहे थे। फिर वो किसी काम से हेड मास्टर साहब के पास चले गए तो हेड मास्टर साहब कहने लगे, अब तो तुम्हारी सारी ज़रूरतें और ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं। क्यों नौकरी करके ख़ुद को थकाते हो? रिटायरमेंट में 2 साल तो बाकी हैं बचे हुए। रिटायरमेंट ले लो और बच्चों के साथ आराम सुकून करो। फराज साहब के दोनों बेटे और दूसरे शहर में नौकरियां करके सेटल हो चुके थे। वो इस छोटे से घर में बस नरमीन के साथ रहते थे। इसलिए हेड मास्टर ने इन्हें राय दी कि वो अपने बेटों के पास बड़े शहर में चले जाएं। पहले तो नरमीन थी जो उनके काम काज कर दिया करती थी। अब वो अकेले मर्द तन्हा गुजारा कैसे करेंगे? फराज साहब भी अब तन्हाई से खौफ खा रहे थे। वाकई ही इन्हें एहसास हुआ था कि नरमीन के चले जाने के बाद उनका घर उन्हें काट खाने को दौड़ता है। बहुत सोचने समझने के बाद फराज साहब ने फ़ैसला किया कि इन्हें वाकई ही अपने बेटों के पास चले जाना चाहिए। इन्होंने सारी ज़िंदगी मेहनत करके दोनों बेटों को खूब पढ़ाया लिखाया था। बड़े शहरों की बड़ी कंपनियों में उनकी अच्छी खासी नौकरी लगी हुई थी। तो फराज साहब ने शादी करके इन्हें बीवियों के साथ वही कर दिया और ख़ुद अपनी उस नौकरी के साथ नरमीन के हमरा अपने घर में रहने लगे। मगर अब वक्त आ गया था कि वह अपने बेटों के पास चले जाते। फराज साहब ने रिटायरमेंट ले ली और अपने घर का सौदा कर दिया। महीने भर में घर के अच्छे दाम लग गए। उन्होंने उसे फ़रोख्त करके अपने अकाउंट में पैसे डलवा दिए और दोनों बेटों को बुलाकर सारी बात बता डाली। बड़े बेटे ने यह सुना कि घर फ़रोख्त हो गया है और रिटायरमेंट का पैसा मिलने वाला है, तो वो कहने लगा कि अब्बा आप मेरे साथ चलें,
मेरा घर बड़ा है, एक्स्ट्रा कमरा है, मैं आपको आसानी से रख लूँगा। छोटा बेटा अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन बड़े ने यह कहकर फराज साहब का हाथ पकड़ लिया कि मैं बड़ा हूँ और अब्बा पर मेरा ज़्यादा हक है। यह सुनकर फराज साहब धीरे से मुस्कुरा दिए। उनके बच्चे बहुत प्यार मोहब्बत से इन्हें अपने अपने घर ले जाना चाहते थे। फराज साहब ने छोटे बेटे से कह दिया कि मैं चंद दिन बड़े बेटे के साथ गुजार लूँगा, फिर तुम्हारे घर आ जाऊँगा। यह सुनकर वो खामोश हो गया और फराज साहब नरमीन से मिलने उसके ससुराल पहुँच गए। उसे सीने से लगाया, प्यार किया और फिर उसे यह खबर सुनाई कि वो बड़े बेटे के पास जा रहे हैं। ये सुनकर नरमीन रोने लगी कि बाप से मिलना मुश्किल होने वाला था, उसका तो मेका ही ख़त्म हो गया था। लेकिन फिर फराज साहब ने यह कहकर उसे समझाया कि वो अब अकेले नहीं रह सकते, और यही बात सच थी। अकेले घर में गुजारा करना मर्द के लिए बहुत मुश्किल होता है। फराज साहब भी कुछ दिनों से बहुत मुश्किल से ही दिन काट रहे थे। बेटी को दुआएं देते वो बड़े बेटे शुएब के हमरा उसके घर पहुंच गए थे। शुएब ने अच्छा खासा बड़ा घर बनवा लिया था, बीवी और 2 बच्चे थे। एक कमरा उसने फराज साहब को भी दे दिया। घर में मुलाजमा आती थी, वही फराज साहब के काम काज कर देती, और ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। मगर आहिस्ता आहिस्ता फराज साहब बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे, क्योंकि इस घर में इन्हें अपनायत का एहसास नहीं होता था। बहू उनसे बातचीत न करती, पोता पोती उनके करीब ना आते, और बेटे के पास तो फुर्सत ही नहीं होती थी। वो सारा दिन अखबार पकड़े किसी कोने में बैठे रहते। कभी टीवी चलाते तो बहू बंद करवा देती, बाहर निकलने की कोशिश करते तो शुएब मना कर देते कि अब्बा नई जगह है, बाहर मत जाना। वो बिल्कुल 4 दीवारी में कैद होकर रह गए थे, और इसलिए तबीयत भी ख़राब रहने लग गई थी। एक रात सोने लेटे तो बीवी शर्मिला नज़र आने लगी। वो धीरे से कहने लगा, शर्मिला, लोग सही कहते हैं, मियाँ बीवी बुढ़ापे के साथी होते हैं। देखो अब तो कोई भी मुझसे बातें करने वाला भी नहीं है। शर्मिला मुस्कुराकर बोली, आप फ़िक्र क्यों करते हैं, साद और नरमीन है ना, अगर यहाँ दिल नहीं लगता तो आप साद के पास चले जाएं। वो ऐसे ही ख्यालों और तसव्वुरात की दुनिया में शर्मिला से बातें करते करते सो गए। अगले दिन इन्हें रिटायरमेंट के पैसे लेने के लिए जाना था। शुएब को ये बात मालूम थी, इसलिए वो दफ्तर ना गया, बल्कि बाप को लेकर सीधा सरकारी दफ्तर पहुंच गया। रिटायरमेंट का पैसा हाथ आया तो शुएब ने कहा कि ये सारा पैसा अपने अकाउंट में डलवा लिया कि शहर के हालात अच्छे नहीं हैं, पैसा घर रखने की क्या ज़रूरत है, मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ। उसने बाप के अकाउंट में से पैसे ट्रांसफ़र करने की बजाय अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए थे। लेकिन इस बात पर फराज साहब को कोई एतराज़ न था, क्योंकि इन्हें अपने बेटे पर भरोसा था। वो जानते थे कि उनका बेटा उनके पैसों को हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन वो तो भूल गए थे कि उनका बेटा कई सालों से इस बड़े शहर में रह रहा था, इसे यहाँ की हवा लग गई थी और उसके लिए पैसा ही सब कुछ था। 2-4 दिन के बाद शुएब की बीवी ने फराज साहब के साथ बहुत बदतमीज़ी की और उसने घर में आने वाला अखबार भी बंद करवा दिया। टीवी वो चलाने नहीं देती थी, घर से बाहर निकलने की इन्हें इजाज़त न थी। ऐसे में वो पोता पोती के साथ खेलने कूदने लगे तो शुएब की बीवी ज़ारा ने हंगामा खड़ा कर दिया, शुएब, आपके अब्बा हमारे बच्चों को पढ़ाई नहीं करने देते, इन्हें खुद तो कोई काम नहीं, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल भी तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। फराज साहब जो ख़ुद एक मास्टर थे कहने लगे, मैं बच्चों को पढ़ा देता हूँ। यह सुनकर ज़ारिया के हाथ जोड़े और कहने लगी, आप कि पुराने ज़माने की पढ़ाई मेरे बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये कैमरे स्कूल चले जाते हैं और लेवल पढ़ते हैं, आपको ये सब कहाँ आता होगा, उनका कॉन्सेप्ट ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह कहकर उसने बच्चों को खींचा था और कमरे में ले गई थी और फराज साहब की आंखों में आंसू आ गए। अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर इन्होंने एक अच्छे मकाम पर पहुंचाया था और आज उनकी बहू उनकी पढ़ाई को बेमोल कर गई थी। वो सर झुकाए आंसू बहाने लगे। फिर रात के वक़्त शुएब और ज़ारिया के कमरे से झगड़ने की आवाज़ें आने लगीं। फराज साहब का दिल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और वो जान गए कि उनकी वजह से घर में मसाइल चल रहे हैं।
इन्होंने कमरे से निकलना बंद कर दिया। फिर 2-4 दिन के बाद जारिया ने अपने दोस्तों की दावत रखी। ये देखकर फराज साहब हक्का बक्का रह गए कि मर्द और औरतें दावत में एक दूसरे से बगल गिर हो रहे थे। यहाँ तक कि उनकी अपनी बहू भी किसी गैर मर्द से गले मिलती उसे वेलकम कर रही थी। ये बात फराज साहब को बहुत ग्रां गुजरी। वो एक शरीफ और इज़्ज़तदार आदमी थे। जहाँ औरतें गैर मर्दों के करीब भी नहीं जाती थी और उनकी बहू तो बाकायदा बगल गिर हो रही थी। सारी दावत में उन्होंने ये बात महसूस की कि उनकी बहू एक मर्द के बहुत ज़्यादा करीब थी। अपनी खूबसूरत अदाओं के साथ उस मर्द के साथ बातों में मसरूफ़ थी और उनके दरमियान बेतकल्फ़ी कुछ ज़्यादा ही थी। जारिया के अंदर फराज साहब को चुका रहे थे। न चाहते हुए भी दावत ख़त्म होने के बाद वो शुएब से ये बात कह बैठे, बेटा अपनी बीवी की इज़्ज़त करो और दुनिया से भी करवाओ। अगर वो इस तरह गैर मर्दों के गले लगेगी तो हमारी क्या इज़्ज़त रह जाएगी। और फिर ये जायज़ भी नहीं है कि वो लड़का कामरान जो जारिया का दोस्त है वो तो जारिया के साथ। इससे पहले कि फराज साहब की बात मुकम्मल होती जारिया वहाँ पहुँच गई। ससुर के सर पर खड़े होकर उसने उनकी इतनी तजलील की कि वो आंसू बहाने लगे। और हद तो ये थी कि शुएब ने कुछ भी ना कहा। जारिया इन्हें बुरा भला कहकर कमरे में चली गई तो शुएब कहने लगे, अब्बा हमारे ज़ाती मामलात में क्यों दखल अंदाज़ी करते हैं। वो सब जारिया के और मेरे मुश्तरका दोस्त हैं। ये शहर है, यहाँ इस तरह की पार्टीज़ होती रहती हैं। जारिया के साथ ये सब यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे हैं और यहाँ ऐसा ही माहौल है। ये आपका छोटा शहर नहीं है। रही बात कामरान की तो वो जारिया का बहुत पुराना दोस्त है, बहुत अमीर कबीर आदमी है। मेरी नौकरी भी उसी के तवस्सो से इतनी अच्छी जगह हुई है, इसलिए जारिया ज़रा उसका अच्छे से ख्याल कर लेती है। तो आपने तो इस बात का पतंगड़ बना दिया। ये कहकर शुएब बीवी के पास चला गया और फराज साहब को समझ नहीं आया था कि औरत की इज़्ज़त का छोटे या बड़े शहर से क्या ताल्लुक़ है। क्या एक मर्द को ये बात गवारा हो सकती है कि उसकी बीवी किसी गैर मर्द से बगल गिर हो। लेकिन ये बात वो अपने बेटे से न पूछ सके और कमरे में जाकर आंसू बहाने लगे। आज पहली बार बहू ने ऐसी ज़िल्लत दी थी कि वो ख़ुद को आईने में देखने के काबिल भी ना रहे थे। कामरान के साथ जारिया की बेतकल्फ़ी उनकी निगाहों के सामने घूम फिर रही थी। उन्हें ये बात समझ ही नहीं आ रही थी कि जो कुछ वो देख पा रहे थे उनके बेटे को नज़र क्यों नहीं आया था। क्या कामरान के पैसे ने शुएब की आंखों पर भी पट्टी बांध डाली थी। लेकिन उससे पहले कि वो शुएब को समझाते, दोबारा इस मौजू पर कोई और बात होती। अगली ही सुबह शुएब ने इन्हें बताया कि वो इन्हें साथ के घर छोड़ने जा रहे हैं। वो अच्छी तरह समझ गए थे कि बेटे और बहू के दरमियान होने वाले झगड़े की वजह वही थी और फिर अब तो जारिया के दोस्त पर भी उंगली उठा दी थी, तो जारिया इन्हें कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। शुएब ने इन्हें सामान पैक करने को कहा। एक छोटा सा बैग था। फराज साहब ने खामोशी से वो उठाया और साथ के घर चल पड़े। सारा रास्ता वो बेटे से नज़रें चुराते रहे और शुएब उनसे। शीशे के पार खिड़की से बाहर तेज़ी से मंज़र बदलते जा रहे थे। माजी फराज साहब की आंखों के सामने घूम रहा था। शुएब सिर्फ 12 साल का था जब उसकी माँ दुनिया से चली गई थी। शर्मिला के चले जाने के बाद किस तरह फराज साहब ने बच्चों को पाला पोसा ये सिर्फ वही जानते थे और आज वही बच्चे उनकी इज्जत तक न कर सके थे। आधे घंटे के बाद वो साद के घर के सामने पहुंच चुके थे। साद का घर छोटा सा था, दरवाज़ा साद नहीं खोला था। उसने बाप को देखा तो अदब से सलाम किया और फिर जब शुएब ने बताया कि वो अब्बा को छोड़ने आया है तो साद के चेहरे का रंग बदल गया। फिर वो पूछने लगा, अब्बा को रिटायरमेंट का पैसा मिल गया है? शुएब कहने लगा, हाँ वो तो मिल गया था लेकिन वो मैंने किसी कारोबार में लगा दिया है। ये सुनकर साद एकदम से हक्का बक्का रह गया और फराज साहब भी, क्योंकि इन्हें इस मामले में कुछ खबर न थी। साद भाई से लड़ने लगा, कोई इस पैसे पर मेरा भी हक था, आपने कैसे कारोबार में लगा दिया? शुएब कहने लगा, अब्बा मेरे पास थे, मैं उनका ख्याल रख रहा था, इसलिए उस पैसे पर मेरा हक ज़्यादा था। दोनों भाइयों में झगड़ा बढ़ने लगा तो फराज साहब ने सर पकड़ लिया। ये सब तो फराज साहब ने कभी सोचा भी न था कि उनके जीते जी उनकी औलाद उनके पैसे पर झगड़ा करेगी। साद अपने बाप से भी लड़ने लगा कि आपने मेरे बारे में
क्यों नहीं सोचा। फराज साहब कहने लगे कि रिटायरमेंट का पैसा अगर शुएब के पास है तो तुम घर का पैसा रख लो, लेकिन आपस में झगड़ा ना करो। बच्चों को लड़ता झगड़ता देखकर वो दिमागी तौर पर इतने डिस्टर्ब हो गए थे कि इन्हें समझ नहीं आया था कि इन्होंने क्या कह दिया, और फिर इन्होंने घर का सारा पैसा उसी वक्त साद के हवाले कर दिया। जो घर फ़रोख्त करके हासिल हुआ उसके बाद 2-4 दिन तो साद ने अपने घर रखा, लेकिन उसके बाद उसकी बीवी ने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए और साफ जता दिया कि वह फराज साहब को मज़ीद नहीं रख सकती। फराज साहब न बड़े बेटे के रहे न छोटे बेटे के, दोनों ने इन्हें घर से बाहर निकाल खड़ा किया। वो रोने लगे। अब तो हाथ में पैसा भी मौजूद न था। इन्हें क्या मालूम था कि बेटों का खून इस शहर में आकर सफ़ेद हो चुका है। बेटों की मोहब्बत इन्होंने एक के बाद एक गलती कर डाली थी। पहले अपना घर फ़रोख्त किया, फिर रिटायरमेंट के पैसे बड़े बेटे को दे दिए और फ़रोख्त किए हुए घर के पैसे छोटे बेटे को। उनके दिलो दिमाग में ये बात ही ना आई कि नरमीन भी तो मौजूद है। वो तो बस रिश्तों के बदलते रंग देखकर निढाल हो गए थे। उनकी जेब में कुछ पैसे पड़े थे। वो दोबारा से बस में बैठे और अपने छोटे शहर पहुंच गए। रहने को घर नहीं था, रात होने वाली थी। वो कब्रिस्तान चले गए। शर्मिला की कब्र पर बैठकर आंसू बहाने लगे, शर्मिला से बातें करने लगे। इन्होंने अपनी औलाद की ये तरबियत तो ना की थी कि उम्र की इस दहलीज पर आकर वो कब्रिस्तान में की मिट्टी में एक रात गुजारने पर मजबूर हो जाते। सारी रात वो बीवी की कब्र से लग कर बैठे रहे। सुबह जब वो कब्रिस्तान से बाहर निकले तो समझ ना आया कहाँ जाए। भूख लग रही थी, तबीयत भी ख़राब थी। रात भर ठंड की वजह से खांसी भी शुरू हो चुकी थी। वो यूं ही घूमते फिरते हुए एक सड़क पर जा पहुँचे, बैठे। काफ़ी देर तक हसरत भरी निगाहों से सड़क पर आते जाते खुशबाश लोगों को देखते रहे। कभी वो भी एक बारोब और बाइज़्ज़त शख्सियत थी, लेकिन आज अपनी ही औलाद की वजह से सड़कों की धूल छान रहे थे। ऐसे ही बैठे बैठे कुछ देर गुजरी और फिर एक गाड़ी उनके आगे आकर रुकी। एक नौजवान गाड़ी में से उतरकर उनके पास आया। कहने लगा, मास्टर साहब आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? सब खैरियत तो है ना? मास्टर फराज ने नज़र उठाकर उस लड़के को देखा तो बड़ी मुश्किल से वो उसे पहचान पाए। वो एहसान था, उनकी क्लास का सबसे नालायक बच्चा, जिसे वो अक्सर ही सज़ा दिया करते थे, क्लास से बाहर निकाल दिया करते थे। एहसान को देखते हुए वो धीरे से मुस्कुराए और उसकी खैरियत पूछने लगे। एहसान ने अपनी खैरियत बताकर उनसे पूछा कि वो सड़क पर क्या कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब देने की बजाय मास्टर साहब की आंखों से आंसू बह गए। कितनी देर तक वो कोई जवाब न दे सके। फिर फराज उनकी हालत जान गया। उसने गाड़ी में बिठाया और अपने साथ एक करीबी होटल ले गया। नाश्ता ऑर्डर कर दिया। मास्टर साहब शर्मिंदा होकर मना करने लगे, लेकिन एहसान ना माना। दोनों ने नाश्ता किया तो कहने लगा, मास्टर साहब आप मेरे साथ मेरे घर चलें। मुझे मालूम है कि आप अपना घर फ़रोख्त कर चुके हैं। बाकी की बात एहसान ने उनसे ना पूछी थी और ना ही कही थी, क्योंकि वो उनकी हालत देखकर ही समझ गया था कि वो इनके साथ क्या कुछ हो चुका होगा। लेकिन मास्टर फराज ने इनकार कर दिया। कहने लगे, तुम एक काम कर दो, मुझे नरमीन के घर छोड़ दो, मैं बेटी से मिलना चाहता हूँ। एहसान ने इन्हें नरमीन के घर पहुँचा दिया और साथ ही पता भी दे दिया। कहने लगा कि अगर आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लीजिएगा। फराज साहब ने सर झुकाकर शुक्रिया अदा किया। नरमीन के घर का दरवाज़ा बजाया था। नरमीन बाप को देखकर खुशी से अंदर ले गई। नरमीन को उन्होंने रोते हुए सारी बात बताई तो ख़ुद भी हैरान और परेशान रह गई। उसने अपने बाप से कहा कि आप दर दर की ठोकरें क्यों खाएंगे, मेरा घर है ना, मेरे पास रहें। नरमीन ने इन्हें अपने पास रख लिया। शाम को नरमीन का शोहर आया तो ससुर को देखकर हैरान हो गया। जब पता चला कि ससुर का सारा पैसा उनके दोनों बड़े साले खा चुके हैं और वो खाली हाथ बेटी के दर पर आए हैं तो उसका मिजाज बिगड़ गया। वो नरमीन से कहने लगा कि तुम्हारे अब्बा खाली हाथ होकर तुम्हारे पास आए हैं, पहले ही घर बेचकर यहाँ आ जाते, हम उनके पैसे से ऊपर वाला पोर्शन बनवा कर इन्हें रख लेते, साथ ही कुछ हिस्सा किराए पर चढ़ा देते, तो इससे गुज़र बसर भी हो जाता। नरमीन के शोहर वकास ने भी अपनी असलियत दिखा डाली। जब सगे बेटे ही किस काम ना आए थे तो वो दामाद था। नरमीन ने गुस्से से शोहर को खामोश करवा दिया, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक खामोश रहने वाला न था। उठते बैठते वो फराज साहब को जताता ना भूलता।
कि वो उनके घर में बस चंद दिनों के मेहमान हैं। बार बार वो नरमीन को इस बात पर ताने देता कि उसके बाप ने जायदाद में उसे कोई हिस्सा न दिया, बल्कि सब कुछ दोनों बेटों के हवाले कर दिया। धीरे धीरे वो नरमीन के साथ अपना रवैया ख़राब करता जा रहा और ये देखकर फराज साहब का दिल टूटने लगा था। उसकी वजह से बेटे की ज़िंदगी ख़राब हो रही थी, उसके घर का सुकून ख़त्म हो रहा था। इसलिए एक शाम वो खामोशी से अपना थैला घर से निकल कर चला गया। वो मज़ीद बेटे की ज़िंदगी को जहन्नम नहीं बनाना चाहता था। वो एक बार फिर सड़क पर बैठकर खुदा का करना ऐसा हुआ कि एहसान उसी रास्ते से गुज़र रहा था। दरअसल वो इसी महल्ले में रहता था जहाँ फराज साहब रहते थे। उसने फराज साहब को देखा तो उनके पास चला आया। नाराज़गी से कहने लगा, मास्टर साहब, मैं कोई गैर हूँ क्या जो आप मेरे दरवाज़े पर नहीं आते? फराज साहब ने सर उठाकर उसे देखा तो आँखों से आंसू बहने लगे। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगे। एहसान ने इन्हें गले से लगाया और अपने साथ अपने घर ले गया। उसके घर उसकी बीवी और एक बीमार बच्ची थी। उसने बताया कि वो एक अच्छी नौकरी करता है, लेकिन बेटी को न जाने क्या हो गया है, वो मुस्तकिल बीमार रहती है। जब से दादा का इंतकाल हुआ तब से बच्ची ने बिस्तर नहीं छोड़ा। ये सुनकर फराज साहब को बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने एहसान की बच्ची को गोद में उठाकर प्यार किया तो वो दादा दादा कहकर उनसे लिपट गई। उस बच्ची के प्यार ने एहसान साहब के दुख दर्द बाहर खींच लाया और वो इसी तरह से बिलक बिलक कर रोई कि एहसान और उसकी बीवी हैरान और परेशान रह गए। फिर धीरे धीरे एहसान के बच्चे की तबीयत ठीक होने लगी और वो फराज साहब को दाद देती, कहती कि अपने दादा समझती और 3 साल की मासूम बच्ची थी जो दादा की जुदाई में बीमार थी। जब उसे फराज साहब की शक्ल में दादा नजर आए तो वो ठीक होने लगी। एहसान साहब ने इन्हें अपने ही घर में ऊपर वाले पोर्शन में रख लिया। एहसान की बीवी उनका खूब ख्याल रखती। मास्टर फराज उनके घर का एक अहम हिस्सा बन गए थे। एहसान को मास्टर साहब से बड़ी मोहब्बत थी। वो माँ बाप की मोहब्बत और शफ़क़त से महरूम था, इसलिए उसने मास्टर फराज को अपने बाप का दर्जा दिया। फराज साहब ने भी एहसान के घर में खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। कुछ अरसा गुजर गया। उनके किसी बच्चे ने पलट कर उनकी खैर खबर न ली। फिर एक दिन शुएब ने ढूंढता ढूंढता पहुंच गया। उसके बाल बिखरे हुए थे, हालत बहुत ख़राब थी। ये देखकर मास्टर साहब हैरान रह गए। फिर शुएब ने बताया कि उसकी बीवी कामरान के साथ फ़रार हो गई है, बच्चे भी अपने साथ लेकर गई है, घर भी उसी के नाम पर था और वो भी उसी के हाथ से चला गया है। वो सड़क पर आ गया है। दफ्तर में भी उसकी बहुत बदनामी हुई है और अब इस शहर में रहना उसके लिए मुमकिन नहीं। वो रोते हुए बाप से अपनी गलतियां और कोताहियाँ क्यों माफ़ी मांग रहा था। फराज साहब ने उसकी बात सुनकर खामोश रह गए। इन्हें तो एक नज़र में ही समझ में आ गया था कि उनकी बहू जारिया के रंग ढंग कैसे थे। जिससे वो इस मर्द से चिपक रही थी, उसका साफ मतलब था कि वह अपने शोहर से वफ़ादार न थी। शुएब की हालत देखकर फराज साहब ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन अब वो शुएब के साथ वापस नहीं जाना चाहते थे। शुएब ने बहुत कोशिश की लेकिन वो न माने। फिर 2-4 साल गुजरे तो पता चला साद के घर बेटा हुआ था जो पैदाइश के चंद घंटों के बाद इंतकाल कर गया और उसकी बीवी माँ नहीं बन सकती। वो हमेशा के लिए औलाद की खुशी से महरूम रह गया। यह सुनकर भी फराज साहब को बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन वो साद के घर भी नहीं जाना चाहते थे। इन्हें अपने दोनों ही बेटों से अब कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं रखना था। अलबत्ता नरमीन ने अपने घर में ठीक ठाक थी। वो इसकी खुशी की दुआ मांगते रहते थे, क्योंकि जो कुछ वकास ने किया उसमें नरमीन की कोई गलती ना थी। वो तो अपने बाप के साथ बहुत मोहब्बत करती थी। नरमीन कभी कभी एहसान के घर आकर उनसे मिलकर भी जाया करती। वक़्त का काम गुजरना था, वक़्त गुजर रहा था। फराज साहब को कुछ नए रिश्ते मिल गए थे, जिनके होते हुए इन्हें पुराने रिश्तों की ना ज़रूरत थी और ना ही अब पुराने रिश्तों की कोई जगह बाकी रही थी। शुएब बीवी के बग़ैर तन्हा बैठा था, मुश्किल से गुजारा कर रहा था। औलाद के बग़ैर साद की ज़िंदगी नामुमकिन सी थी। वो दोनों अपने किए की सज़ा भुगत रहे थे। जब औलाद माँ बाप को दुख पहुँचाती है तो रब भी नाराज़ हो जाता है और फिर इस दुनिया में सज़ा भुगतनी पड़ती है और रोज़े महशर तो जो सवाल होगा उसका जवाब देना ही होगा। खुदारा अपने माँ बाप का दिल ना दुखाएं, बल्कि इज़्ज़त करें और उनके बुढ़ापे का सहारा बने।
माँ बाप की दुआएं इंसान को फ़र्श से अर्श तक पहुँचा देती हैं। हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ वाक़यात और कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।